सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप पहले से जानते हैं तो इसमें एक एडिशनल सूचना आपके लिए है, और अगर आपको यूपी की वैकेंसी के बारे में नहीं पता है तो ये जो वीडियो है ये यूपी में वर्तमान में आई हुई टीजीटी और पीजीटी इनकी वैकेंसी के संबंध में है। यूपी में वर्तमान में टीजीटी और पीजीटी की कुल 4163 पोस्ट निकली हुई हैं, जिनमें से टीजीटी की 3539 पोस्ट हैं और पीजीटी की हैं 624। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 3/7 बताई गई है। इसमें तो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। ये जो आवेदन की पंजीकरण की अंतिम तिथि है, इसको 3/7 से बढ़ाकर 10/7 कर दिया गया है, अर्थात 10 जुलाई तक अब आप अपना रजिस्ट्रेशन टीजीटी या पीजीटी के लिए करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 13/7 कर दी गई है, अर्थात 13 जुलाई तक आप शुल्क जमा करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर 16 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें से आपको 10 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये तो थी जानकारी उन लोगों के लिए जो पहले फॉर्म भर चुके हैं या जो सोच रहे थे कि हमें भरना है, जिनको ये पता है कि वैकेंसी आई हुई है। दूसरा, अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये पता ही नहीं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप जग जाइए। बहुत सारे विषयों की बहुत सारे पद आए हुए हैं। 3539 वैकेंसी है टीजीटी की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ टीजीटी के विषय में बात करेंगे कि टीजीटी में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या परीक्षा की स्कीम रहती है, इसके अतिरिक्त क्या वहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया है, कितनी फीस है, पेपर कितने नंबर का होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये सारी बात हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टीजीटी के संबंध में। देखिए, इसमें 3 चरण हैं फॉर्म भरने के। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद फीस सबमिट करनी है और उसके बाद फाइनल सबमिशन अपना करना है। तो आप चाहे तो एक दिन में सारा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रुकना होगा 3 दिन के लिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको आज ही पता चला, आप पढ़ेंगे सोचेंगे और आपको 10 तारीख तक मन हुआ भरने का फॉर्म, तो आप 10 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 23 तक फीस जमा करा सकते हैं और 16 तक अपना जो ऑनलाइन आवेदन है उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें बालक और बालिका संस्थाओं के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा आपके दिमाग में कि बालक और बालिका वर्ग का क्या तात्पर्य है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप कौन से वर्ग के लिए फॉर्म भरें, और अगर आप महिला हैं तो कौन से के लिए भरें। तो आप ये जान लीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो आप केवल बालक वर्ग के लिए जो वैकेंसी निकली है, केवल मात्र आप उसी में आवेदन कर सकते हैं। केवल संगीत विषय को इस संबंध में छूट दी गई है कि अगर कोई संगीत के लिए आवेदन करना चाहता है, संगीत विषय से आवेदन करना चाहता है और वो नेत्रहीन है, तो वो बालक और बालिका दोनों वर्गों में अप्लाई कर सकता है। अन्यथा अगर आप पुरुष हैं तो आप केवल मात्र बालक संस्थाओं में जो वैकेंसीज निकली हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो बालक और बालिका वर्ग की जितनी भी वैकेंसीज निकली है उन सभी के लिए अप्लाई कर सकती है। अब दूसरी बात है कि सबसे पहले पोस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी कितने कितने सब्जेक्ट की कौन सी पोस्ट है। तो देखिए, पोस्ट की बात करें तो बहुत ही डिटेल में ये विज्ञापन दिया गया है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। हालांकि यहाँ पे जो भी मुख्य बातें हैं सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरल संस्कृत सुगम संस्कृत का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सरल संस्कृत सुगम संस्कृत सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश की ये तो है बालक वर्ग के लिए, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो बॉयज़ हैं उनमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे इंग्लिश की टोटल वैकेंसीज 511 हैं, हिंदी की 509 है, गणित की 508 हैं, सामाजिक विज्ञान की है 337,
संस्कृत की वैकेंसीज है 264। तो मुख्यतः आपके लिए जो अवसर है वो 264 वैकेंसी पर है। शारीरिक शिक्षा की 157 वैकेंसी है, विज्ञान की 499 है, गृह विज्ञान की 139, कला की 132, वाणिज्य की 38, संगीत गायन की 7, कृषि की 47, जीव विज्ञान की 49, उर्दू की 12 और संगीत वादन की 4 वैकेंसी। तो इस प्रकार से कुल 3213 वैकेंसी बालक वर्ग के जो संस्थाएं हैं, बालकों के लिए जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत निकली है। तो ये है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए जो संस्थाएं हैं उनमें भी कुछ अलग से वैकेंसीज निकली हैं जिसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। बालिका की संस्थाओं की बात करें तो इंग्लिश की 46 पोस्ट निकली हैं, हिंदी की 48 हैं, गणित की 25 हैं, सामाजिक विज्ञान की 46। इसके अतिरिक्त संस्कृत की 27 पोस्ट हैं जिनमें से 18 जनरल गर्ल्स की है। शारीरिक शिक्षा की कुल 13 पोस्ट हैं, विज्ञान की 41 हैं, गृह विज्ञान की 40 हैं, कला की 16, संगीत गायन की 16, जीव विज्ञान की 1, उर्दू की 1 और संगीत वादन की 6। तो संस्कृत में हमारे पास कितनी हो गई? 27 तो ये हो गई और 264 ये हो गई। तो 27 और 264 कितनी वैकेंसीज हो जाएंगी? 1 9 291 पद निकले हैं संस्कृत विषय के लिए। तो आपको निश्चित रूप से इसमें आवेदन करना चाहिए। अब देखिए, जब मैं वैकेंसीज की बात करूंगी, आपको डिटेल बताऊंगी, तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको निश्चित रूप से आवेदन करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके विषय में। देखिए, एक तो ये जो परीक्षा होगी, यहाँ पर सामान्य ज्ञान का कोई पेपर नहीं होगा, केवल संबंधित सब्जेक्ट का एक पेपर होगा 500 अंक का। टीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं है, केवल मात्र लिखित परीक्षा होगी। तो 500 अंकों का एक पेपर होगा जो कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। 125 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, एक प्रश्न 4 अंक का होगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का कोई विधान नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको केवल, अगर आप संस्कृत विषय से हैं तो आपको यूपी के जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है यूपी का, उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप संस्कृत से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो केवल मात्र संस्कृत विषय का पेपर आपको देना है। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो देखिए, जो संस्कृत है या जो भी सब्जेक्ट है उसमें बीए और बीएड इन दोनों डिग्रीज को माना गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, आवेदन करने की जो तिथि है, उस तक आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है अभी तक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। तो आपके पास बीए और बीएड की डिग्री अगर है तो किसी भी टेट की आवश्यकता नहीं है, ना सी टेट चाहिए, ना यूपी टेट चाहिए। अगर आपने बीए और बीएड कर रखा है, बीए में आपके पास आपका संबंधित सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप हिंदी से हैं तो बीए में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, अगर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत आपके पास बीए में होनी चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यताएं इसके लिए रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास पीएचडी है, बीएड के साथ आपने एमएड भी कर रखा है और आप किसी स्टेट लेवल की टीम में कोई स्पोर्ट्स खेले हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट बनने में कोई इस प्रकार की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर आपके पास पीएचडी है या एमएड है तो आपको और भी फायदा होने की संभावना है। एज की बात करें तो एज इसमें मिनिमम रखी गई है 21 वर्ष। तो 1 जुलाई को अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट इसमें कुछ है नहीं, अर्थात अगर आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एज हो जाएगी ये। इसके अतिरिक्त शुल्क की बात करें तो जनरल के लिए जो यूपी से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी सामान्य वर्ग में काउंट होंगे, चाहे आप राजस्थान के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। आप यूपी में जब फॉर्म भरेंगे, वहाँ जाएंगे तो आप अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और अनारक्षित श्रेणी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क रखा गया है 750 रुपये।
इसमें से 700 रुपये आवेदन शुल्क है और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। EWS के लिए 450 रुपये रखा गया है, OBC के लिए 750 ही है, SC के लिए 450 रुपये, ST के लिए 250 रुपये और इसके अतिरिक्त बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें मूल श्रेणी के अनुसार ही इसमें आपको फीस सबमिट करनी है। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फीस है 750 रुपये। इसमें अर्हता की तिथि के बारे में बताया गया है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं, जिस दिन आपका आवेदन पत्र प्राप्त होता है आयोग को, उस दिन की जो तिथि है उस दिन तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। मार्कशीट तो बाद में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10 जुलाई लास्ट डेट है और आपके पास 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है कि केवल एकमात्र पेपर होगा, 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें केवल सब्जेक्ट से संबंधित होगा। 125 प्रश्न इसके अंतर्गत होंगे, बहु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं है। 2 घंटे के समय आपको मिलेगा। चयन के लिए जो मेरिट इसमें बनेगी वो आपके प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इसके विषय में। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये जो PDF है इसको या तो आप UPSESSB इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको निश्चित रूप से UPTGT का फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और इनकी जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा जल्दी रहती है क्योंकि पिछली बार 2021 में जो वैकेंसीज निकली थी उसके रिजल्ट सब आ चुके हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो आशा है ये भर्ती भी शीघ्र ही ख़त्म कर दी जाएगी, कंप्लीट कर दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। परीक्षा तिथि के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं है। जैसे ही इसकी परीक्षा तिथि की घोषणा होती है यहाँ से चैनल से मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। इसके अतिरिक्त UPPGT के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए अब जल्द ही एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा कि UPPGT में कितनी क्या पोस्ट हैं, क्या उसके लिए योग्यताएं हैं इत्यादि। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आशा है ये आपको मदद करेगी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये जानकारी सहयोगी सिद्ध होगी। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप संस्कृत भाषा से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर संस्कृत से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। TGT के सिलेबस में जो भी रखा गया है उसमें से बहुत सारे विषय हमारे चैनल पर पूर्व में ही उपलब्ध हैं। तो आप चैनल की मदद से संस्कृत विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।